वेलकम वन एंड ऑल। आज का 27 अक्टूबर का द हिंदू का एनालिसिस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पेज पे हमें दिखा है सेंटर प्रोमिसेस लॉ टू चेक स्टबल बर्निंग। स्टबल बर्निंग के मेनिस के बारे में हमें पहले से पता है। इसके बारे में दिल्ली की एयर पोल्यूशन के ऊपर जो पीरियोडिकल प्रॉब्लम होती है हर विंटर दिल्ली में, उसके बारे में भी बात हुई थी पिछले वाले न्यूज़पेपर में। एंड पिछले एक हफ्ते से यही चल रहा है। सिर्फ दिल्ली की बात क्यों चल रही है? बिकॉज दिल्ली के लिए ये एक साइक्लिकल प्रॉब्लम है। हर अक्टूबर से लेके जनवरी के महीने में उनका पार्टिकुलेट मैटर बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है, सिवियर कंडीशन हो जाती है एयर क्वालिटी रिव्यू के रिपोर्ट के हिसाब से। ये कुछ इसके ऊपर भी निर्भर है कि वहाँ पे एयर बहुत ही स्थिर रहती है अक्टूबर से लेके जनवरी में। इंटरनल रीजंस उनके ये हैं कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं दिल्ली में, जिसकी वजह से जो पार्टिकुलेट मैटर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। और एक बहुत बड़ा रीज़न है स्टबल बर्निंग, जो कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ऐसे ये सारी के सारे स्टेट्स की वजह से देखने को मिलता है। अब सेंटर के पास ये सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस गया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्टबल बर्निंग के ऊपर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एंड सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट द सेंटर इज ट्राइंग टू डू इन दिस. So the center will bring in law to address air pollution and check stubble burning. तो एक न्यू एक्ट बनाया जाएगा जो एनसीआर रीजन के लिए होगा. सो नेशनल कैपिटल रीजन इंक्लूड्स नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, a little bit of Uttar Pradesh, Haryana as well as Rajasthan. Solicitor General Tushar Mehta said a draft legislation would be ready this week. The new law is for tackling air pollution in the NCR and adjoining areas. It is an ordinance. However, no consultation to have been taken so far with the Ministry of Agriculture on this. ये भी देखा गया है कि फार्मर्स जो स्टबल बर्निंग कर रहे हैं वो कोई जानबूझ के तो नहीं कर रहे हैं. दे आर नॉट ट्राइंग टू डू इट बिकॉज दे वांट टू डिस्ट्रॉय द एनवायरनमेंट. कुछ रीजन तो ये भी है कि साधन नहीं है, पैसे नहीं है, और स्टबल को काटने के लिए जो मशीन चाहिए होती है, इवन दो वो सब्सिडाइज्ड है फिर भी महंगी है. और उसमें जो तेल डलता है उसके भी प्राइस स्काई रॉकेट कर रहे हैं. सो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की कंसल्टेशन जरूरी है बिफोर मेकिंग सच एन ऑर्डिनेंस. With an increase in stubble burning, the burning of rice straw by farmers to clear fields for winter sowing in Punjab and Haryana, the ministry has in recent year been tasked with the funding of use of subsidized combined harvesters and machinery to dissuade the farmers. The ordinance is coming from the Environment Ministry, and so far no consultation has taken place with the Agricultural Ministry. So जैसे हमने बात की थी सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट ने अबेंस का मतलब होता है स्टॉप कर देना, टेम्पररी होल्ड पे रख देना. क्या चीज उन्होंने कहा था कि वो एक वन मैन कमेटी बनाएंगे जस्टिस मदन लोकर की, जिसके द्वारा स्टबल बर्निंग के ऊपर कुछ वो चर्चा करेंगे और कोई रिपोर्ट बनाएंगे. पर ये वाले कमिटी के ऊपर थोड़ी रोक सी लग गई है. क्यों क्यों करके अब लॉ बनेगा बाय द सेंटर. इसी की कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ते हैं. Let's go on to the eighth page. हाँ, so eighth page में center promises law to check stubble burning. The Delhi NCR is already a graded response action plan which is overseen by the Environment Pollution Authority. ये एनवायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी जो बनी है दिल्ली के लिए, ये सुप्रीम कोर्ट की वजह से बनी है. सो इट इज़ अ सुप्रीम कोर्ट मैंडेटेड अथॉरिटी. और दो जो प्रोविजंस यूज किए गए हैं ये बॉडी बनाने के लिए, वो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बनी है. but it is not a statutory body. It has been made because of the decision of the Supreme Court. Why? To check the level of pollution in the NCR region. And to check that, they have made something called GRAP, जिसको Graded Response Action Plan भी बोला करते हैं, जिसके तहत डीजल जो जनरेटर्स हैं उनको बंद कर देते हैं. कभी ऑड इवन की पॉलिसी होती है दिल्ली में. अगर बहुत ही ज़्यादा सिवियर कंडीशन है तो बाहर के कमर्शियल व्हीकल्स और ट्रक्स को रोक दिया जाता है. आजकल गार्बेज डिस्पोजल और बाकी सारे डिस्पोजल के ऊपर भी बहुत ज़्यादा रोक टोक रखी गई है. सो लेट्स रीड दिस.
that has specified a number of measures that government must take, from banning diesel gensets to restricting vehicle movement depending on degree of pollution. Electric vehicles की तो ये graded manner से long term approach को नजर में रखते हुए बहुत ही ज्यादा usage करना चाहते हैं. Now, to check stubble burning, this Kharif season, the Punjab government has appointed 8,000 nodal officers in village that grow paddy. 23,000 crops residue management machines are being given on-site management to the farmers. Chief Minister has appealed the farmers not to burn the crop, especially इस टाइम पे क्योंकि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं. दिल्ली एनसीआर रीजन में तो होंगे ही होंगे. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में भी ये बढ़ सकता है because of stubble burning. He said that the state was taking measures to sensitize the farmers and had been pressing the center to give 100 per quintal to farmers for managing the paddy straw without burning. 100 रुपए पर क्विंटल सेंटर अगर दे दे फार्मर्स को तो भी थोड़ी मदद हो सकती है फार्मर्स की. We don't know what this proposed law will be about. These are strong laws in place for checking the pollution. But inadequate infrastructure at the level of state and municipal body to implement them, what we need now is better enforcement. So Executive Director for Center for Science and Environment का ये कहना है कि नए नए लॉज बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी एयर पोल्यूशन के ऊपर काफी बढ़िया लॉज बने हुए हैं. What India lacks in is infrastructure and the enforcement of these laws. तो अगर हमारी enforcement वगैरह बढ़िया हो जाए तो हमें नए लॉज बनाने की कोई जरूरत नहीं है और हमारे प्रॉब्लम भी बहुत ही जल्दी सॉल्व हो सकती है. Okay, once we are done with this, let's go on to the next article. The next article is about the shade of grey. ये हम already कर चुके हैं कि FATF के बारे में कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया है till 2021. February 2021 is not that far off क्योंकि 27 में से 21 जो mandated action programs हैं, 6 ऐसे एक्शन पॉइंट्स हैं जो कि पाकिस्तान ने अभी तक नहीं किए हैं. ये भी हमने बात कर ली थी कि केवल टर्की ही वो कंट्री थी जिसने कहा था बाकी सारे 39 मेंबर FATF को कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाए और ऑन साइट विजिट होनी चाहिए बाय द FATF टीम. पर ऑन साइट विजिट सिर्फ तभी होती है जब 27 के 27 मैंडेटेड पॉइंट्स एक कंट्री ढंग से कर सके. और ये भी देखा गया है कि टर्की के अलावा और कोई भी और नहीं था जिसने ये बात में टर्की का साथ दिया फॉर पाकिस्तान. For those in New Delhi watching the outcome of FATF, there are some broader dividends to consider this process. To begin with the fact that FATF has retained Pakistan on grey list for the third time and not automatically downgraded it to blacklist, जो कि ईरान और नॉर्थ कोरिया blacklist में है, when its deadline ended in September 2019, has ensured the pressure has continued to make Pakistan accountable on terror. तो accountability बढ़ रही है पाकिस्तान की. The government has been forced to make real legislative push to bring Pakistani anti-terror laws in line with the international standards. There is sufficient pressure on groups like terrorist groups that target India to refrain from public comments and publicly raising funds. Meanwhile, Pakistan's support to US-led Afghan process and talks with Taliban are crucial to the peace process. ये आपको पता है कि Taliban has been seen as an upcoming political power in Afghanistan by the likes of Russia, China, and many other European Union. But India is not seeing it as a political power because India की एक policy है कि कोई भी अगर organization terrorism को support कर रही है या उसको प्रमोट कर रही है तो हम उनके साथ टॉक्स नहीं करते. ये अलग बात है कि बहुत सारी बड़ी बड़ी संस्थाओं ने अब तालिबान को देखा है एज अ पॉलिटिकल पावर और वहां पे US is also trying to remove their forces to save face in the upcoming elections. और क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में वो जो लोकल्स हैं उन्होंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है एक कैंपेन फॉर ब्रिंगिंग देयर सोल्जर्स बैक होम. सो उस हिसाब से बात हो रही है कि meanwhile पाकिस्तान का सपोर्ट जो है and talks with Taliban are crucial to the peace process and FATF process has made Islamabad more amenable to helping Afghanistan. It remains to be seen if the actions it takes will permanently change Pakistan's
course in supporting and sheltering cross-border terror groups. India's eventual goal is not just stopping attacks by these groups, but for Pakistan to fully dismantle the infrastructure of terror in the understanding that it is in Pakistan's own interest to do so too. तो इंडिया का इवेंचुअल इंटरेस्ट ये है कि ऐसा नहीं कि अभी टेम्पररी कोई चेंज हो जाए और उसके बाद दोबारा से टेररिज्म पनपे. Terrorism should be removed from its very root, and so hence Pakistan should understand that जो भी उसको इंफ्रास्ट्रक्चर वो प्रोवाइड कर रहा है टेररिज्म को, उसको भी खत्म करना पाकिस्तान के भी इंटरेस्ट में है. अभी हाल ही में क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने एक रिमार्क किया जो कि काफी बुरा लगा काफी लोगों को. ही सेड दैट द एयर इन इंडिया इज फिल्दी. फिल्दी का मतलब बहुत ही खराब है एयर इन इंडिया. तो अब क्या हमें ये चीज को लेके बुरा मानना चाहिए कि हमें एक्चुअल ट्रूथ देखना चाहिए? लेट्स टॉक अबाउट दिस. बट बिफोर दैट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस पेरिस अग्रीमेंट. सो पेरिस अग्रीमेंट इतनी इम्पोर्टेंट क्यों होती है? क्योंकि ये ह्यूमन एक्शंस की वजह से गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और बहुत सारी और गैसेस इंक्रीज हो गई हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से एक फिनोमेना हुआ है जिसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट. ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर है वो काफी इंक्रीज हो रहा है और काफी देर से हो रहा है, और जिस वजह से बहुत ही डेंजरस है ये सारी लाइफ को ऑन अर्थ. The only way to deal with this change is to reduce the emission of these greenhouse gases like carbon dioxide and methane. तो ये पेरिस अग्रीमेंट जो थी, दिस वाज टू कॉम्बैट और टू फाइट द क्लाइमेट चेंज. 195 नेशंस गैदर हुए थे पेरिस में 30 नवंबर से लेके 11 दिसंबर 2015 तक टू डिस्कस कि हम कैसे ग्लोबल एक अग्रीमेंट बनाएं ताकि ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशंस खत्म हो या फिर कम हो और ये थ्रेट ऑफ डेंजरस क्लाइमेट चेंज को खत्म करे. ये एक 32 पेज की पेरिस अग्रीमेंट थी with 29 articles, and this is just to stop global warming. Now, this particular Paris Agreement का aim अगर हम बात करें is to keep the global temperature rise this century below 2 degrees Celsius above the pre-industrial level. तो मतलब pre-industrial level में जो भी टेम्परेचर था उसको नजर में रखते हुए उसके ऊपर सिर्फ 2 डिग्री तक ही हम जाएंगे एक पूरे डेकेड में, एक पूरे सेंचुरी में, आई एम सॉरी. एंड टू परस्यू efforts to limit the temperature increase even further to 1.5 degree Celsius. एंड इससे हम क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से डील कर सकते हैं. अब बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की. यूएस हैज कम आउट ऑफ दिस पेरिस अग्रीमेंट. Now, Donald Trump's scathing description of India's air as filthy may have come as an embarrassment for the government, but it has not provoked a fierce nationalistic backlash in response to the foreign leader's insult. मतलब embarrassing जरूर था लेकिन हमने कोई backlash नहीं किया. क्यों नहीं किया? क्योंकि हमें पता है कि pollution northern parts of the country में काफी worsen हो गया है और ये trigger हो रहा है stubble burning की वजह से, later दशहरा की वजह से. The US president's remarks are, however, gratuitous considering that he has spent his term dismantling many environmental regulations, including those relating to pollution and emission from coal plants and automobiles. His criticism of India and China is also incongruent as they have pledged to implement the Paris Agreement while Mr. Trump has pulled US out of it. So ये कहने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे ऑथर कि खुद तो पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट से निकल चुके हैं लेकिन हमें कह रहे हैं. लेकिन हमें कह भी इसलिए रहे हैं क्योंकि वाकई में हमारे जो एयर पोल्यूशन है वो ऑन एन ऑल टाइम हाई है. Unfortunately, mere resolve cannot raise India's stature. Censors of the Central and State Pollution Control Board and other private stations across the north currently show PM level 2.5 या फिर fine particulate matter level in the very unhealthy or even hazardous band. There is mounting concern about the health impact, but the center has so far attempted to brazen it out by denying any confirmed link between bad air quality and shorter lifespan. हमारे जो environment minister
हैं, उन्होंने लास्ट ईयर कहा कि कोई भी ऐसी स्टडी हमने नहीं देखी जहाँ पे बैड एयर क्वालिटी की वजह से हमारे ह्यूमन लाइफ स्पैन कम हुए। अब ये जो व्यू है, दिस व्यू हैज बीन चैलेंज्ड बाय डब्ल्यूएचओ एंड कोविड को साथ में नजर में रखते हुए ये देखा गया है कि हार्वर्ड का एक स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ ने कंटेंड किया है इस व्यू पॉइंट को, कहा कि 1 microgram rise in PM 2.5 is associated with 8% increase in the death rate due to novel coronavirus. Now, coronavirus is novel or not, ये another debate altogether. But एक हार्वर्ड की स्टडी कह रही है कि डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, बैड एयर क्वालिटी डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है डेथ रेट को, एंड दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. India is seeking to address its chronic air quality crisis by raising emission standards and fuels. हमने B6 fuel standard को adopt किया है earlier this year, potentially lowering vehicular pollution, although the national air quality for annual average is 40 mcg per cubic meter, which is 4 times the WHO limit. It took COVID lockdown to let people experience clean air again. ये बहुत ही ऑब्वियस चीज है. हम बहुत सारी फोटोएं भी शेयर कर रहे थे सोशल मीडिया में कि कोविड लॉकडाउन के अंदर फ्लोरा और फोना जो है वो बहुत ही ज्यादा पनपा है. पर जब जैसे ही अनलॉक फेज हैज रिवर्स्ड द एफेमेरल एक्सपीरियंस, बहुत ही शॉर्ट लिव्ड एक्सपीरियंस, सच एज अब अगर अनलॉक शुरू हो गया तो बर्निंग ऑफ व्हीकुलर फ्यूल्स हैज रिवर्टेड टू प्री लॉकडाउन लेवल विद नो सिग्निफिकेंट ट्रांजिशन टू ग्रीन मोबिलिटी. बाइसिकल वगैरह यूज करना हमारे सिस्टम में इट्स क्वाइट अनफॉर्चुनेट. कोई अगर साइकिल पे जाता है तो वी लुक डाउन अपॉन सच अ पर्सन अनलेस साइकिल हैज बीन टेकन फ्रॉम अ वेरी बिग शॉप लाइक Decathlon or something like that. So burning of crop stubble in Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, ये सारे के सारे show that the central scheme of providing farm mechanization and management alternative needs fresh impetus. मतलब सेंटर की ये स्कीम्स को थोड़ा फ्रेश और थोड़ा इम्पेटस मिलना चाहिए, कुछ बेटर होना चाहिए, तभी जाके ये चेंजेस आएंगे. ऑलराइट, next let's go on to another article. um, Women at the heart of recovery. Now, women at the heart of recovery. इसमें क्या है, इसमें ये बात हुई. It's a very nice article. Let's read about it. So, India's fight against COVID-19 is at a critical juncture. Against the backdrop of recent economic reforms by the government and significant stimulus packages, recovery measures are poised to lift millions from this unprecedented economic and health crisis and tackle widening inequality. जो भी आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंदर रिकवरी मेजर्स यूज हुए हैं, इससे हम चाहते हैं कि बहुत ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस भी अपलिफ्ट हो और बहुत हेल्थ क्राइसिस भी अपलिफ्ट हो, और जो इनइक्वालिटी है हमारे देश में उसका गैप भी थोड़ा कम रहे. The recovery is offering India two golden opportunities. एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम क्लाइमेट रेजिलियंस बनाएं for the most vulnerable by ensuring stimulus measures are green. Green मतलब low carbon footprint होना चाहिए. And two, to meaningful address long standing gender inequality issues. तो दो चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं. पहले तो climate resilience and दूसरा gender equality. The pandemic has exacted a heavy toll. Fragile health system, मतलब हमारे हेल्थ सिस्टम्स काफी ही दे आर वेरी वल्नरेबल टू चेंजेस, दे आर नॉट वेरी रोबस्ट, सशक्त नहीं है. और जो फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स हैं वो ओवरबर्डन्ड हैं क्योंकि वो बहुत ही कम है. जो पुअर हैं, आदिवासी है, माइग्रेंट्स हैं, इनफॉर्मल वर्कर्स हैं या सेक्सुअल माइनॉरिटीज हैं या पीपल विद डिसेबिलिटी है या फिर महिलाएं हैं, दे हैव फेस्ड द ग्रेटेस्ट ब्रंट. जो माइनॉरिटीज इन टर्म्स ऑफ ट्रांसजेंडर्स है या फिर इवन दोज हु आर सेक्स वर्कर्स, उनके बारे में भी कोई पॉलिसी, कोई भी लॉ नहीं बना है, जिस वजह से हमने ये देखने को हमें मिला है कि दे हैव रियली फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. बियॉन्ड दिस, द कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, देयर इज स्ट्रेस्ड एग्रीकल्चर. अनियंस के बारे में हमने बात की थी थोड़े दिन पहले.
There is food insecurity. There is unplanned urban growth, thinning of the forest, rising temperatures, shrinking of the water resources. तो ये vulnerable group के बारे में बात करते हैं. Women in particular have their work cut out for them. Greater demand of unpaid care worker during the pandemic and rising rates of reported violence are a stark reminder of the work that remains to be done. एक तो केयर इकोनॉमी हमारे देश में जीडीपी में ऐड नहीं होती, पर इतना डिमांड हुआ अनपेड केयर वर्क का कि कोई क्या ही कहने, मतलब खाना डिस्ट्रीब्यूट करने से, घर की सफाई करने से, बहुत सारे और कम्युनिटी क्लीनिंग करने से, ये सारे ग्रेट डिमांड थी अनपेड केयर वर्कर की. एंड देयर वाज अ राइजिंग रिपोर्ट इन वायलेंस, बिकॉज क्या होता है कि एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप. ड्यूरिंग द लॉकडाउन सारे के सारे जो घर पे बैठे थे, इट हैज बीन सीन कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस काफी इंक्रीज हुए थे. Now, according to the India Voluntary National Review 2020, female labor force participation, वो महिलाएं जो 15 साल से लेके 59 years की एज ग्रुप में है, उनका जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है बहुत ही डिक्लाइन किया है, एंड इट स्टैंड्स एट 25.3%, व्हिच इज द लोएस्ट इन द वर्ल्ड. मीनवाइल आईएमएफ ने कहा था कि इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द वर्कफोर्स, अगर इक्वल पार्टिसिपेशन हो तो इंडिया का जीडीपी 27% से इंक्रीज हो सकता है. India has invested nearly 22.5 billion US dollars in COVID-19 recovery. Now, strengthening the social protection using targeted and appropriate fiscal policy measures is a good start. मतलब fiscal measures और policy measures अगर हम देखें, पहले तो लॉ से शुरू होगा, पहले हम कोई प्रोविजंस बनाएंगे तो ही जाके इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन इन वर्कफोर्स की बात होगी. एक चीज जो ये आर्टिकल बात नहीं कर रहा है, इज देयर इज अनदर जेंडर कॉल्ड द ट्रांसजेंडर्स, which are equally supposed to be included in the workforce. And then imagine जो भी हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है और जो उसका इम्पैक्ट होगा हमारे जीडीपी में, इट विल बी अ लॉट. Now, aligning these recovery packages with India's commitment on climate change by investing in green jobs will improve our lives. Now, what are these green jobs? Agriculture में jobs करना, या अर्बन प्लानिंग में, या एनर्जी हेल्थ सेक्टर में, या क्लाइमेट रेजिलिएंट सिविल वर्क्स में, इंक्लूडिंग मनरेगा का जो काम है, ये सारे ग्रीन जॉब्स कहलाए जाएंगे, जिससे कार्बन फुटप्रिंट लो रहे सिस्टम में. Women, particularly those from indigenous and marginalized communities, play a significant yet unsung role in various sectors, comprising more than 50% of the agricultural labor force. महिलाओं की बात चल रही है. And nearly 14% of all entrepreneurs. Women relationship with the environment and informal economy can be a useful lever of action to transform the lives and livelihood of their families and communities. ये देखा गया है कि अगर हम इन्वेस्ट करें इन लोकल जॉब्स फॉर विमेन एंड वल्नरेबल कम्युनिटी, तो ये एनर्जाइज करेगा लोकल इकोनॉमी को, रिड्यूस करेगा कार्बन एमिशन को, एनहांस करेगा क्लाइमेट रेजिलियंस को, एंड डिसरप्ट सोशल नॉर्म्स एंड बिहेवियर्स that restrict the women's participation in the workforce. There is also a very age-old concept कि महिलाओं को काम करने के लिए दूर नहीं भेजना, क्योंकि उनका काम घर संभालना है. घर संभालना ऑब्वियसली उनका काम है, जितना उनका है उतना आदमियों का भी है. अब तो हम यूनिसेक्स सोसाइटी में जा रहे हैं, और साथ ही साथ दोनों के दोनों को अगर काम करने में थोड़ा सा उनका योगदान हो जाए तो इंडिया की भी प्रगति होगी, उनके घर की भी प्रगति होगी. Another example comes from initiative by Self-Employment Women's Association and Electronic Sector Skills Council of India and program by UN Environment Program. यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है यंग रूरल विमेन को टू डेवलप अ कैडर ऑफ 15,000 सोलर टेक्नीशियंस फॉर द मेंटेनेंस ऑफ सोलर पंप. सी सोलर पंप ग्रीन इनिशिएटिव, और साथ ही साथ औरतों को अगर हम ये काम करा रहे हैं तो उनकी भी, वो भी आत्मनिर्भर बन रही हैं. Accelerating transition to renewable energy will lower the carbon footprint and help provide sustainable livelihood to poor women. Creating the right financial incentive, fostering sustainable public-private partnership, and enabling women entrepreneurs to access market training and mentoring will be critical in scaling up these approaches. जो ADB है, that
projects India's GDP growth will rebound to 8%. Putting women at the heart of this recovery will just make it faster, just and inclusive. ये तो हमारे preamble में भी लिखा है. Social, political and social, economic and political justice. All right, let's go ahead. Let's see if we have anything else. Okay, court live streaming. So जैसे पार्लियामेंट की भी लोकसभा की भी लाइव स्ट्रीमिंग होती है, इसी तरीके से बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट की भी लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए. इनफैक्ट गुजरात हाई कोर्ट इज द फर्स्ट टू लाइव स्ट्रीम्स जुडिशियल प्रोसीडिंग ऑन यूट्यूब चैनल. इससे क्या होगा, वैसे भी हमने कहा है आर्टिकल 129 में दैट कोर्ट्स आर कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड. So not only should they keep public records, these public records, if somebody goes against them, तो उनके ऊपर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स भी हो सकती है. पर अब जो है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि बहुत तरीके के क्राइम्स है होते हैं हमारे देश में. अगर हर एक चीज की लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे तो कहीं वो खराब ना हो हमारी सोसाइटी के लिए. सो लेट्स रीड अबाउट इट. हमारे जो अटॉर्नी जनरल है उन्होंने पुश किया था लाइव स्ट्रीमिंग कोर्ट प्रोसीडिंग्स ताकि सारे के सारों के लिए ये एक्सेसिबल रहे. पर हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि ये गलत हो जाएगा और शायद हमें सारी के सारी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं करनी चाहिए. The exchange came on a day when Gujarat High Court live streamed it. Live streaming should be so something on my lord's mind. Everyone can then watch the court. He reminded the Supreme Court of its own decision. September 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि ओपनिंग अप होनी चाहिए एपेक्स कोर्ट की थ्रू लाइव स्ट्रीमिंग. बट हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा देयर आर प्रॉब्लम्स which should not be discussed publicly. There are certain abuses. We will take a decision soon enough, otherwise successive chief justice will do. Justice Chandrachud was one of the 3 judges जिन्होंने ये verdict दिया था कि live streaming होनी चाहिए. In fact, he had noted in a separate opinion that live streaming would be true realization of the open court system. Mr. Venugopal has assisted that bench as amicus curiae friend of the court. So ये देखने को मिलेगा आगे चल के कि what the Supreme Court will say about the live streaming of its proceedings. And finally, last हमारे आर्टिकल पे हम आ जाते हैं. This is about responsible fuel pricing needed by the PM. Now, प्रधानमंत्री जी ने एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म में जाके कहा है कि रिस्पॉन्सिबल फ्यूल प्राइसिंग होनी चाहिए ताकि हमारे देश की प्रगति हो सके. ये लेट्स रीड द एंटायर आर्टिकल एंड साथ साथ हम लोग इसको समझेंगे. सो global energy producers must pursue more responsible pricing policies and India needs affordable and reliable energy source. This is what Narendra Modi ji said. Why do we need this? Because import के अगर हम बिल देखें तो सबसे ज़्यादा हम पैसा खर्चते हैं फ्यूल को import करने में. Now, India has been drawing investments across the oil and gas value chain and other sectors even during these challenging times, and the country is a bright spot in an otherwise difficult year for the sector. Value chain, global value chain हमने किया है, ये economic survey में भी था. राइट, ग्लोबल वैल्यू चेन मतलब कि एक चीज बनाने के लिए कई कई कंट्रीज बहुत सारे रॉ मटेरियल्स डालती है और फिर फाइनली कहीं पे पैकेज होके ये चीज डिस्ट्रीब्यूट होती है. इसको ग्लोबल वैल्यू चेन बोला करते हैं. दिस ईयर हैज बीन चैलेंजिंग फॉर द एनर्जी सेक्टर. डिमांड फेल बाय ऑलमोस्ट 1/3 and there has been price instability. Investment decisions have impacted and leading global body projects contraction in global energy demand over the next few years also. But these agencies project that India is the leading energy consumer and it is set to double its energy consumption over the long term. India सबसे बड़ा energy consumer है और आने वाले टाइम में ये डबल करने वाला है अपनी कंजम्पशन एंड हेंस हमको अफोर्डेबल एनर्जी खरीदना बहुत ही जरूरी है. During these challenging times, we have witnessed investments through oil and gas value chain and are seeing similar signs in other sector also.
Mr. Modi says that we are a self-reliant country और हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है, जैसे फूड सिक्योरिटी होती है ऐसी एनर्जी सिक्योरिटी भी होती है. 1991 में भी एनर्जी सिक्योरिटी नहीं थी. दैट वाज वन ऑफ द रीजंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस. अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे और रीजंस थे. That a self-reliant India with energy security at its core will also be a force multiplier for the global economy, क्योंकि हम ग्लोबल वैल्यू चेन में भी काम करेंगे, right? For too long, the world has seen fuel prices on a roller coaster, and we need to move towards responsible pricing and work towards transparent and flexible market for both oil and gas. Mr. Modi said at the forum where top officials and ministers from OPEC nations as well as India's large energy suppliers, Saudi Arabia and US were also present. अब OPEC की बात हो रही है तो OPEC as an organization becomes important. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये एक परमानेंट बॉडी है जिसमें बागदाद की कॉन्फ्रेंस में 1960 में बनी थी बाय ईरान, कुवैत, इराक, वेनेजुएला और सऊदी अरेबिया. इसका काम है टू मैनेज द सप्लाई ऑफ ऑयल एंड टू सी द प्राइस ऑफ ऑयल इन द वर्ल्ड मार्केट. इसका हेडक्वार्टर वियना में है, ऑस्ट्रिया में, और इसकी मेंबरशिप ओपन है किसी भी कंट्री के लिए जो एक सब्सटैंशियल एक्सपोर्टर है ऑफ ऑयल. एज ऑफ अगर 2019 की बात करें तो ओपेक के 14 मेंबर्स हैं. और या सो दैट इज अबाउट ओपेक. ऐसे देखा गया है कि ओपेक, क्योंकि कुछ कंट्रीज हैं जो कि बनाती हैं, मतलब जिनके पास ये एनर्जी रिसोर्सेज हैं और वो इनको एक्सपोर्ट करती हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्राइस को भी मैनिपुलेट किया करती हैं. तभी हमने बात की है ट्रांसपेरेंसी की. India believes that access to energy must be affordable and reliable. That is when the social economic transformation can take place. We view the energy sector that empowers people and improves the ease of living, and it ensures energy justice. Justice कब होगा? जब affordable होगा, available होगा, accessible होगा और transparent होगा इसकी pricing. The PM lists 7 key drivers of change on India's energy map. तो कहते हैं एक्सेलरेटेड एफर्ट टुवर्ड्स गैस बेस्ड इकोनॉमी होनी चाहिए, क्लीनर यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स होने चाहिए, particularly petroleum and coal, greater reliance on domestic sources to drive biofuel, achieving the renewable energy target of 450 gigawatts by 2030, increasing the contribution of electricity to decarbonize mobility. डीकार्बनाइज मोबिलिटी के ऊपर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे काम करना शुरू कर चुके हैं. मूविंग फ्रॉम इनटू इमर्जिंग फ्यूल्स इंक्लूडिंग हाइड्रोजन एंड डिजिटल इनोवेशन अक्रॉस ऑल एनर्जी सिस्टम्स. 2019 के एक्सप्लोरेशन और लाइसेंसिंग पॉलिसी हैज शिफ्टेड द फोकस फ्रॉम रेवेन्यू टू प्रोडक्शन मैक्सिमाइजेशन. सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं है, प्रोडक्शन की मैक्सिमाइजेशन होनी चाहिए ताकि सबको एनर्जी सिक्योरिटी रहे. He said, expressing plans to raise India's refining capacity from about 250 million metric tons a year to 400 million metric tons by 2025. ये भी आत्मनिर्भरता के अंदर ही आ जाता है. अब इसके बाद बात करते हैं अक्टूबर 25 के न्यूज़पेपर में, और अक्टूबर 26 को तो आया नहीं बिकॉज ऑफ दशहरा, माय बैड. What the country has done now, it's a very good initiative कि मार्च के महीने से लेके अगस्त के महीने तक कुछ रिटेल लोन्स ऑन थिंग्स लाइक ऑटोमोबाइल, ऑन हाउसिंग, कुछ लोन्स जो एमएसएमई सेक्टर ने लिए हैं, कुछ एलिजिबल बोरोवर्स को ये बोला गया है कि आपके अगर इंटरेस्ट के ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया है बैंक ने, तो द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट विल बी टेकन आउट और ये सबको पैसा वापस मिलेगा. ध्यान से सुनिए, जो भी लोन्स प्रोवाइडेड 29 फरवरी 2020 में आपका लोन एनपीए नहीं माना होना चाहिए. अगर आपने कोई लोन लिया है, कोई क्रेडिट कार्ड आपकी पेमेंट हो रही है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन आपको चेक करना पड़ेगा, चाहे आपने मॉरेटोरियम लिया है चाहे नहीं लिया है. सरकार ने ये कहा है आरबीआई को, और आरबीआई अब इन सब लोगों को उनका पैसा वापस देंगे. क्या पैसा वापस देंगे? जैसे मैंने एक लोन लिया,
मेरे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कंपाउंड इंटरेस्ट ना लगाते हुए सिंपल इंटरेस्ट लगाएंगे, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया होगा उसका जो एक्स्ट्रा पैसा होगा वो क्रेडिट होगा हमारे अकाउंट में। एंड ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नवंबर 5 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। एंड इट हैज आल्सो सेड दैट नाउ इट इज अपॉन द गवर्नमेंट टू एंश्योर कि लोगों की दिवाली अच्छी हो। सो इसके ऊपर एक आर्टिकल आया है दैट द इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट वेवर will cost the exchequer around 7,500 crore. Let's read this. About more than 40% of the system credit and 75% of the borrowers stand to benefit from the interest on interest concession which was announced by the government. It indicated that the ex gratia payment of interest on interest by banks and NBFCs for the moratorium period 1st March to 31st August would amount to 7,500 crore of benefit for eligible borrowers. Lenders will not be impacted as the center has agreed to pick up the tab. So it is not as if ये banks और NBFCs को ये पैसा निकाल के आपको वापस देना है. हाँ, वो एक रिड्रेसल मैकेनिज्म जरूर सेटअप करेंगे कि अच्छा मेरे जैसे इंसान को अगर मेरे को लगे कि यार मुझे तो बेनिफिट हुआ नहीं, तो मैं ये रिड्रेसल कैंप सेटअप के पास जा सकती हूँ उस बैंक में और जाके पूछ सकती हूँ कि अच्छा मेरे को 1 मार्च से 31 अगस्त तक कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट वाले जो एक्स्ट्रा पैसा है वो मेरे अकाउंट में क्रेडिट क्यों नहीं हुआ. The benefit will be extended to borrowers with outstanding loans which should be standard, माने NPA नहीं होना चाहिए 29 फरवरी 2020 को, of less than 2 crore. ठीक है, ये loan should be less than 2 crore. This is also on credit cards. Under select categories, irrespective of whether moratorium was availed or not, such loans account for more than 40% of the systemic credit and 75% of the borrowers. The cost to the exchequer would have halved if the waiver were allowed only for cases where moratorium was availed of. मतलब अगर moratorium avail जिसने किया था सिर्फ उसी के को ये benefit मिलता तो आधा हो जाता ये waiver और सेंटर के ऊपर और आरबीआई के ऊपर थोड़ा कम प्रेशर पड़ता. पर ये हमने देखा है कुछ दिनों में कि we are talking about increasing the demanding capacity of the people. So this is a very small initiative towards that. The government has asked the lenders to credit the amount to eligible borrowers by November 5, 2020. The amount will be the difference between the compound interest and the simple interest over 6 months. Borrowers who had availed of higher yielding loans would benefit more than others. Obviously, क्योंकि उसमें interest ज़्यादा होंगे. Consequently, borrowers of unsecured micro gold loans would benefit more than those who had taken home loans, क्योंकि home loans के ऊपर वैसे भी subsidized rate of interest होता है. So this is a very good initiative, a very small but a very good initiative towards increasing the demanding capacity of the people. Well, that is all for today. Let's meet again tomorrow with another newspaper. Thank you very much.